हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ प्रगति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट के कंसेप्ट्स को, जो कि एक हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जॉब एनालिसिस उसके ये कंपोनेंट्स है, जहाँ हम जॉब एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं कि जॉब को रिव्यू करते हैं, कि एक्सप्लोर करते हैं कि जॉब में हमें करना क्या क्या है। तो उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन हो गया, जॉब डिज़ाइन हो गया। तो जो हमारा जॉब डिज़ाइन है, जॉब डिज़ाइन में हम लोग कई सारे मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं कि जॉब डिज़ाइन होता कैसे है। तो उसके अंदर कई सारे मेथड्स हैं और उन मेथड्स में से हमारे ये जो जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट हैं, ये उसके पार्ट्स हैं। तो हम लोग आज इन दोनों के बारे में डिटेल में समझेंगे। अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और बीकॉम और एमकॉम में अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जॉब एनरिचमेंट होता क्या है। जॉब एनरिचमेंट का जो कंसेप्ट है वो डिराइव किया गया है हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से, जहाँ पे उन्होंने 2 फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन को बताया था। पहला फैक्टर होता था हाइजीन फैक्टर और दूसरा फैक्टर होता था मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो इन्होंने इन दोनों फैक्टर्स के बारे में अपनी मोटिवेशनल थ्योरी में बताया था। तो ये जो जॉब एनरिचमेंट का कंसेप्ट है, ये वहीं से कॉइन हुआ था। इन विच ही हैज़ सजेस्टेड दैट जॉब कंटेंट इज़ वन ऑफ द बेसिक फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो जो जॉब का कंटेंट होता है ना, जो हम जॉब डिज़ाइन करते हैं उसमें हम जॉब स्पेसिफिकली जो है जॉब कंटेंट्स के बारे में एक्सप्लोर करते हैं कि हमें किस तरीके की जॉब करनी होगी, हमें क्या क्या टास्क असाइन होंगे, हम कैसे काम करेंगे, हमारे वर्क प्रैक्टिसेस क्या क्या होंगी, हमें कहाँ रिपोर्ट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे जॉब डिज़ाइन का पार्ट होती हैं। तो उसी तरह जॉब एनरिचमेंट जो होता है हमारा एक तरीके से एक अपग्रेडेशन, जॉब का अपग्रेडेशन या फिर प्रमोशन के बारे में बात करता है ना। तो इसका नाम जैसे कि सजेस्ट कर रहा है एनरिचमेंट। तो यानी कि हमारा जो सपोज़ करिए कि अभी हम एक लेवल पे एक पोस्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो उस पोस्ट से हमारा काम जो है वो बढ़ा दिया गया है। हमारा जो पोस्ट है वो प्रमोट कर दी गई है, हमें प्रमोट कर दिया गया है, हमारा जो काम है वो अपग्रेड हो गया है। तो यही जो कंसेप्ट है, ये हमारा कंसेप्ट है जॉब एनरिचमेंट का। ओके, यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट इज़ द प्रोसेस कंसर्न विद द डिज़ाइनिंग ऑफ जॉब्स दैट इंक्लूड्स ग्रेट वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट। यानी कि हमारा जो वर्क कंटेंट, हमारा जो काम रहेगा वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। तो अभी प्रेजेंट पे हम जो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, नॉलेज और स्किल्स चाहिए होगी। And it gives workers more autonomy and responsibility in terms of planning, directing, controlling their own performances and provides opportunities for personal growth। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि हम अगर एम्प्लॉय हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के और अगर हमारा जॉब एनरिचमेंट हो रहा है, तो उसके बदले हमें क्या होगा, हमें मोर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी। जो डिसीजंस लेने की एक पावर होती है, हाँ, हम जो सजेस्ट करेंगे हमारे सजेशंस को मैनेजमेंट रिव्यू करेगा। तो इस तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिलेगी काम करने के लिए। हम प्लानिंग, डायरेक्टिंग, जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें भी अपना पार्ट, अपना एक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ। तो इससे हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है, एक जॉब एनरिचमेंट के थ्रू हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा जॉब एनरिचमेंट है वो हमारा बेसिकली 2 टर्म से एसोसिएटेड है। एक हो गया आपका प्रमोशन और दूसरा क्या हो गया आपका अपग्रेडेशन। जो ये दोनों वर्ड्स हैं, अपग्रेडेशन और प्रमोशन, ये एज अ सिनोनिम्स काम करते हैं आपके जॉब एनरिचमेंट के। ओके, तो हमारी यहाँ पे जो पोस्ट है, हमारी जो जॉब पोजीशन है वो सेम नहीं रहती। हमारा प्रमोशन हो जाता है, हमें और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाती हैं और ऑटोनॉमी मिल जाती है। हम इंडिपेंडेंट होकर के और अपना काम कर सकते हैं और हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्लानिंग और जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में। ओके, तो ये है हमारा जॉब एनरिचमेंट।
अब हम लोग इसका अगला पार्ट देखते हैं जो कि है स्टेप्स इन जॉब एनरिचमेंट, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जॉब एनरिचमेंट का एक प्रोसेस की तरह होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सिलेक्टिंग द जॉब्स दैट इंक्रीजेज द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो इस तरीके की जॉब्स को सिलेक्ट करता है जिससे कि एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को और बूस्ट किया जा सके। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर चेंज एंड एनरिचमेंट इन द जॉब डिज़ाइन। तो जो हम जॉब डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं उसमें हम ये सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं, इसे मेंशन करते हैं कि यहाँ पे जॉब चेंज होगा, यहाँ पे रोल चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें जॉब डिज़ाइन में मेंशन करनी होती है। थर्ड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स विच में एनरिच द जॉब। ऐसे फैक्टर्स का पता लगाना कि जिससे कि जॉब एनरिच हो सके। इट मे बी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट में एनरिच द जॉब। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स इन्वॉल्व, जैसे कि एक टेक्नोलॉजिकल होता है अपग्रेडेशन। उसके बाद अगर कोई पर्सन को अगर स्किल नहीं है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, उसका स्किल मैनेजमेंट को और इम्प्रूव करना। ओके, तो इस तरीके से जो है क्या किया जाता है, जॉब को एनरिच किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है फोकसिंग ऑन द मोटिवेशनल फैक्टर्स सच एज अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल। तो इन सारे जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं इस पर भी क्या करना है, मैनेजमेंट ध्यान देता है कि इन सबको कैसे और बढ़ाया जाए ताकि जो एम्प्लॉय है वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर पाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ। नेक्स्ट है चेंजिंग द कंटेंट्स ऑफ द जॉब टू प्रोवाइड सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड एडवांसमेंट। तो ये भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है कि अगर एम्प्लॉय अपने काम से खुश नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसका जो कंटेंट है जॉब का उसको बदल देना चाहिए, उसको दूसरी जॉब पोजीशन दे देना चाहिए अगर वो अपने काम से खुश नहीं है। तो ये भी हमारा जॉब एनरिचमेंट का एक स्टेप है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एडिक्वेट ट्रेनिंग, गाइडेंस, एनकरेजमेंट एंड हेल्प। तो अगर किसी को स्किल की ज़रूरत है तो उसको स्किल की प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस देना ताकि वो अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाए। ओके, उसे और इनकरेज करना ताकि वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर पाए। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंटीग्रेटिंग द एनरिच जॉब इनटू डेली वर्क रूटीन ऑफ द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। तो ये जो काम है जिससे कि हम किसी इंडिविजुअल को अगर प्रमोशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके वर्क रूटीन, उसका जो डेली वर्क रूटीन है, इस काम को उसमें पुट करना ताकि वो रोज़ इस काम को अगर रिपीटेटिवली परफॉर्म करेगा तो उसको एक तरीके से उसे और अच्छे तरीके से वो काम करने का चांस मिलेगा। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको जो है अपने रूटीन में इस जॉब को शामिल करना है। तो ये हो गए हमारे कुछ स्टेप्स जो कि जॉब एनरिचमेंट के लिए होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ जॉब एनरिचमेंट। तो यहाँ कुछ बेनिफिट्स हैं जॉब एनरिचमेंट के। सबसे पहला क्या है, द जॉब होल्डर डिराइव सेटिस्फैक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिकॉग्निजेशन, अचीवमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जब किसी इंडिविजुअल को हम प्रमोशन प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे रिकॉग्निजेशन मिलता है। तो ये सारे कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसे अच्छा फील होता है, उसे सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट और सेटिस्फैक्शन मिलती है। नेक्स्ट है हमारा जॉब एनरिचमेंट अक्रूज टू ऑर्गेनाइजेशन अ बेटर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़, बेटर परफॉर्मेंस, लेस एब्सेंटिज्म, मोर टर्नओवर एंड लेसर ग्रीवेंसेस। तो जॉब एनरिचमेंट का ये एक एडवांटेज है कि ऑर्गेनाइजेशन को जब हम किसी एम्प्लॉय को प्रमोट करते हैं तो वो एक अपना अच्छा परफॉर्म कर पाता है, वो परफॉर्मेंस अपना इम्प्रूव करता है और इसकी वजह से क्या है, जो उसका एब्सेंटिज्म है यानी कि वो रेगुलर बेसिस पे प्रेजेंट रहता है और उस अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर पाता है। और इसकी वजह से जो डिस्प्यूट्स हैं, जो मैनेजमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो वो भी कम हो जाते हैं अल्टीमेटली। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोवाइड्स मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस एंड लर्निंग टू द एम्प्लॉयज़। तो एक तरीके से अच्छा एक्सपीरियंस और लर्निंग, बहुत नई नई चीज़ें जो है एम्प्लॉय को सीखने को मिलती हैं। तो ये भी एक हमारा जॉब एनरिचमेंट का बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड मेंटेनिंग द कॉर्डियल ह्यूमन रिलेशंस अमंग द एम्प्लॉयज़। ओके, इससे क्या होता है कि इंसान का जो प्रोडक्टिविटी है तो वो भी इम्प्रूव होता है और अपने आपस में जो है हारमोनियस रिलेशंस वो मेंटेन कर पाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये हो गए हमारे कुछ बेनिफिट्स जॉब एनरिचमेंट के। नेक्स्ट देखते हैं जॉब एनरिचमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है। जॉब एनरिचमेंट जो होता है वो बेसिकली लिमिटेड होता है अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स पे, यानी कि जो जॉब एनरिचमेंट का प्रोसेस है वो ज़्यादातर किस पे हो सकता है, अनस्किल्ड और जो सेमी स्किल्ड लेबर्स होते हैं,
ओके अगर हमें किसी मैनेजर के पोस्ट के लिए चाहिए तो हम इसमें प्रमोशन नहीं, हम क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा कुछ इसके पॉइंट्स लिमिटेशन के भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जो हमारा जो मैनेजमेंट का लेवल होता है, टॉप, मिडिल और लोअर, तो उसमें हमारा जो जॉब एनरिचमेंट है वो हमेशा मिडिल और लोअर लेवल तक ही सीमित रह जाता है। ओके तो जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है उस केस में उसके रिक्रूटमेंट के लिए हम प्रमोशन या फिर जॉब एनरिचमेंट का सहारा नहीं लेते हैं। तो जो हमारा जॉब एनरिचमेंट है वो हमारा मिडिल और लोअर मैनेजमेंट के अपॉइंटमेंट्स के तक ही लिमिटेड है। तो यही बात इसकी लिमिटेशन में यहाँ कही गई है। फिर देयर इज़ अ टेंडेंसी टू इम्पोज द जॉब एनरिचमेंट रैदर दैन अप्लाइंग इट विद देयर कंसेंट। तो एक तरीके से ये इम्पोज किया जाता है, ना कि किसी से कंसेंट लेकर के इसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन हो गई। नेक्स्ट है वर्कर्स एक्सपेक्ट मच हायर इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड रेम्यूनरेशन एज कम्पेयर टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये इसका लिमिटेशन ये बताना चाह रहा है कि जब हम किसी का जॉब एनरिच करते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, तो उनकी जो अपने रेम्यूनरेशन को लेके एक्सपेक्टेशन होती हैं वो बहुत हाई जाने लगती हैं। ओके वो ये नहीं देखते कि हम कितना ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम कितना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अगर प्रमोशन हो गया है तो वो चाहते हैं कि उनकी जो वेजेस हैं, उनका जो रेम्यूनरेशन है वो भी बढ़ जाए। तो ये एक तरीके का डिसएडवांटेज हो जाता है जॉब एनरिचमेंट का। ओके नेक्स्ट आता है हमारा जॉब एनलार्जमेंट। अब जॉब एनलार्जमेंट के केस में जैसे कि इसका नाम ही है एनलार्जमेंट, तो यानी कि इसमें हमें क्या हो जाएगा, हमें मोर टास्क मिल जाएंगे। यानी कि हमें टास्क का जो हम अभी तक काम कर रहे हैं उसमें हमारे और एडिशनल एक्टिविटीज़ जो है, एडिशनल टास्क हैं, उनको भी जोड़ दिया जाएगा। यानी कि जो हमारे कार्यभार होगा वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, जो हमारी अभी तक की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो और उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है, जॉब एनलार्जमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ जॉब बाय एडिंग मोर टास्क टू इट। तो हमने जो बोला कि हमें टास्क का एडिशन हो जाता है जॉब एनलार्जमेंट में, तो यहाँ पर वही हो रहा है। दिस मीन्स दैट अ पर्सन विल डू मोर एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन देयर करेंट जॉब। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ जो पोजीशन होती है, जो हमारी जॉब पोजीशन होती है, जो हमारी पोस्ट होगी, वो यहाँ पर सेम होगी। हमारा सिर्फ काम का लोड बढ़ाया जा रहा है। जॉब पोजीशन जो होती है वो सेम रहती है, तो सिर्फ हमारे काम का लोड बढ़ाया जा रहा है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द इंटरेस्ट इन वर्क एंड अवॉइड्स बोर्डम एंड फटीग। तो ये जो है काम में और इंटरेस्ट पैदा कर सकता है, और जो अगर कोई अपने काम से, जैसे कुछ लोग होते हैं मोटिवेटेड और उनको अपने काम से बोर्डम फील होने लगता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा कुछ टास्क नहीं रहते। तो जॉब एनलार्जमेंट एक तरीके से अगर टास्क का हम एडिशन करते हैं तो उनका इंटरेस्ट जनरेट करता है एम्प्लॉयज़ का वर्क के अपने काम के प्रति। तो ये एक तरीके से अवॉइड करता है बोर्डम और फटीग को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग मोर वर्सेटाइल एम्प्लॉयज़ हु कैन शोल्डर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द फ्यूचर। तो इसे एज अ मेथड की बतौर जो है प्रैक्टिस किया जाता है जॉब एनलार्जमेंट को। जो ऐसे एम्प्लॉयज़ को चुना जाता है जो कि तैयार हैं, वो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और अच्छे तरीके से काम को पूरा कर सकते हैं। ओके तो इसलिए जॉब एनलार्जमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल है जॉब एनालिसिस का। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ जॉब एनलार्जमेंट। अब जॉब एनलार्जमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं, चलिए उसे देखते हैं। पहला पॉइंट है, इट टीचेस अ वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड हेल्प्स करियर ग्रोथ। तो ये हमारा करियर ग्रोथ में हेल्प करता है। ओके जब हम ज़्यादा से ज़्यादा टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को होल्ड करते हैं तो एक तरीके से हम अपने करियर का ग्रोथ भी देख रहे हैं। तो क्या पता मैनेजमेंट हमारा जल्दी प्रमोशन कर दे या हमें दूसरे पोस्ट के लिए कंसिडर कर ले। तो एक तरीके से ये करियर ग्रोथ का जो है एस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट है, इट क्रिएट्स अ वाइडर रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। तो जो इससे एम्प्लॉयज़ का जो एक मल्टीटास्किंग एस्पेक्ट होता है वो भी चेक कर लिया जाता है कि एम्प्लॉय क्या क्या काम करने के केपेबल है। ओके नेक्स्ट है, इट अर्न्स हायर वेज एंड
इट गिव्स मोर ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब हम किसी को एडिशनल टास्क देते हैं करने के लिए, तो कभी कभी उन्हें हायर वेजेस, उनकी वेजेस जो है इंक्रीज़ कर दी जाती हैं, उन्हें मोर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती है, और अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि ऑटोनॉमी के साथ अपने आप आ जाती हैं। It increases motivation and provides learning opportunity. It helps to increase job satisfaction among the workers. तो इससे एम्प्लॉय को क्या होता है कि नए काम का अनुभव होता है, उसे नया सीखने को मिलता है, तो इस वजह से उसका जॉब सेटिस्फैक्शन भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द प्रॉपर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक्स एम्प्लॉयज़ मोर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। तो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पुराने पॉइंट्स में भी था, तो यहाँ पे एक तरीके से डिसिप्लिन की बात हो रही है, जिससे कि प्रॉपर वे में जो है काम होता रहता है। तो जो पर्सन अपने में ही एक काम को अच्छे से कर रहा है, तो अगर उसे हम और काम दे देंगे और अगर उन्हें भी वो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ कर रहा है, तो इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट होता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि जॉब एनलार्जमेंट के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो जॉब एनलार्जमेंट का जो डिसएडवांटेज पहला है, इट इंक्रीजेस द वर्कलोड। ऑब्वियसली तो किसी भी पर्सन को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टास्क असाइन कर दोगे, तो उसका जो वर्कलोड है वो बढ़ जाएगा, तो विच में क्रिएट फ्रस्ट्रेशन अमंग द एम्प्लॉयज़। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में है, जॉब एनलार्जमेंट डज नॉट एनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये जो हमारा डिवीजन ऑफ लेबर वाला प्रिंसिपल था, ये उसको वायलेट करता है ना। एक ही आदमी के ऊपर अगर हम सारा काम डाल देंगे, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो अपने काम में स्पेशलाइजेशन नहीं दिखा पाएगा। अगर हम उसे तरह तरह के जो है वाइड वैरायटी ऑफ काम दे देंगे, तो वो एक ही काम में स्पेशलाइज नहीं हो पाएगा। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। It takes time to handle more tasks and to adjust with the new system. So it may reduce the productivity for a short period of time. Okay, जैसा कि इसमें कह रहा है कि कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सारे टास्क को एक ही टाइम पे परफॉर्म करना, तो इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी होती है एम्प्लॉय की वो कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, वर्कर्स में आर्ग्यू फॉर एडिशनल पे फॉर द एनलार्ज जॉब। तो अगर आप किसी को एडिशनल टास्क असाइन कर रहे हो, तो वो इसके बदले में चाहता है कि जो उसकी पे है, जो उसके वेजेस है, वो भी बढ़ाए जाएँ। ओके, तो ये भी कभी कभी एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है इसके बीच रेम्यूनरेशन को लेके, तो ये भी हमारा जॉब एनलार्जमेंट का एक डिसएडवांटेज हो जाता है। एंड दैट क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट। ओके, होप सो कि आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझ में आए होंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट। अब जो जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट के डिफरेंसेस हैं, ये कई बार क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो दोनों ही टर्म्स हैं, जॉब एनरिचमेंट और एनलार्जमेंट, ये दोनों ही बहुत सिमिलर टर्म्स हैं और कंफ्यूजिंग भी हैं, बट ये दोनों अलग अलग, इनकी मीनिंग अलग अलग है। तो चलिए अब हम लोग पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको जॉब एनरिचमेंट देखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इंक्रीजेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप एंड चैलेंजेस ऑफ द जॉब। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट में है, इट इज़ अ वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द जॉब। और यहाँ जॉब एनलार्जमेंट में क्या है लिखा है, इट ओनली इंक्रीजेज द नंबर ऑफ द टास्क। तो यहाँ पे हमने जैसा कि पढ़ा था कि यहाँ पे मोर टास्क का एडिशन हो जाता है, तो यहाँ पे वही बताया गया है। सेकंड, ये क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ जॉब। अब ये वर्टिकल एक्सपेंशन और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन क्या है? वर्टिकल एक्सपेंशन एनरिचमेंट का होता है, जब हमने बोला था कि प्रमोशन और अपग्रेडेशन ये दोनों सिनोनिमस टर्म्स हैं जॉब एनरिचमेंट के, तो वर्टिकल एक्सपेंशन यही डिनोट कर रहा है कि अगर हम लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं और अगर हमारा प्रमोशन हो गया, ओके, तो एक यहाँ पर हम चले जाएंगे कहाँ, मिडिल लेवल में, तो ये एक वर्टिकल चेन जो है बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो एक्सपेंशन होता है वो वर्टिकल होता है, और यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल है। हम अगर एक पोस्ट पे काम कर रहे हैं, सपोज कर लेते हैं हम अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, तो हमारे काम को और हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर दिया जाएगा, और हमें कुछ और ऐसे ही अकाउंटेंसी या फिर क्लरिकल वर्क को और हमें जो है दे दिया जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्स लर्निंग न्यू स्किल्स, और यहाँ पे क्या लिखा है, डज नॉट रिक्वायर्स लर्निंग ऑफ न्यू स्किल्स। ओके, फिर नेक्स्ट है कि लेवल ऑफ चैलेंजेस इंक्रीजेस। जब आपका प्रमोशन हो रहा है, आपकी जॉब पोजीशन चेंज हो रही है, तो आपको नए सेट ऑफ चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ क्या है, द लेवल ऑफ चैलेंजेस रिमेन्स द सेम। क्यों? क्योंकि आपका जो वर्क टाइप है वो सेम रहता है। फिर यहाँ पर है लेवल ऑफ अथॉरिटी इंक्रीजेज। यहाँ पे आपको मोर ऑटोनॉमी मिल जाती है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो लेवल ऑफ अथॉरिटी है वो सेम रह जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट रिक्वायर्स लेस सुपरविजन। क्यों? क्योंकि आपका प्रमोशन जब हो रहा है तो आपकी कैपेबिलिटीज़ और क्वालिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए हो रहा है, बट जॉब एनलार्जमेंट के केस में ऐसा नहीं है। तो जहाँ पे हमें कभी होता है कि अनसर्टेनिटी में कभी काम ज़्यादा आ गया, तो हम ऐसे ही जॉब को एनलार्ज कर देते हैं। अब हम उसके लिए जो है सुपरविज़न या फिर सुपरविज़न पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ एंड हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन दी प्रोडक्टिविटी। तो जब हमारा प्रमोशन या फिर अपग्रेडेशन होता है तो जो एम्प्लॉय है वो भी खुश होता है और मोटिवेटेड फील करता है, उसे सेटिस्फैक्शन रहता है कि प्रमोशन हुआ है, अब हमें हायर पे मिलेगी। तो एक तरीके से ये पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्टिव काम दे पाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट कैन हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इफ़ेक्ट। तो जॉब एनलार्जमेंट का जो इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वे में हो सकता है। तो आई होप कि आपको जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट के बीच के डिफरेंसेस क्लियर होंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।